बच्चों नमस्कार, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों आज का जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इस चैप्टर से मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। इस चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उससे संबंधित इसमें क्वेश्चन हैं। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कुल मिलाकर हम इसमें 17 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हु वर द फर्स्ट टू कन्क्वेयर अमेरिका। तो अमेरिका में सबसे पहले किसने उपनिवेश बसाया था? तो आंसर है द स्पेनिश लोगों ने अमेरिका में सबसे पहले उपनिवेश स्थापित किया था। वहाँ पे पहले पहुँचे और वहाँ पर अपने कॉलोनियाँ और उपनिवेश स्थापित किया था। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वर द कॉर्न लॉ। तो कॉर्न लॉ क्या है इसके बारे में बताइए। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आंसर है द लॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न। तो ब्रिटेन में क्या हुआ कि एक बार विदेशी जो मक्के की खेती करने वाले किसान थे या मोटे अनाज पैदा करने वाले थे, वह ब्रिटेन में धड़ल्ले से या बहुत तेज़ी के साथ अपने अनाजों को बेच रहे थे, जिससे कि वहाँ की इकोनॉमी जो है बदतर हो गई। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ पर कॉर्न ला करके कॉर्न के इंपोर्ट को कम कर दिया, जिसको हम कॉर्न लॉ के नाम से जानते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, नेम द टू कंट्रीज विच वर द रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड अप टू 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में दो कौन से ऐसे देश हैं जो काफ़ी अमीर हुआ करते थे? तो फर्स्ट नंबर है इंडिया और सेकंड है चाइना यानी चीन। तो भारत और चीन 18वीं शताब्दी में सबसे अमीर देश हुआ करते थे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज रिंडरपेस्ट। तो रिंडरपेस्ट क्या है? तो आपको बता दें कि अफ्रीका महाद्वीप में एक महामारी फैली जो केवल जानवरों को होती थी। यह जो है वायरस से होने वाला रोग था। तो रिंडरपेस्ट जो है अफ्रीका में पशुओं को होने वाला एक रोग है, ठीक है, जो कि अब इसमें नहीं है। इसमें क्या होता था कि जो पशु होते थे, गाय भैंसे, वे जो है ज्वर से पीड़ित हो जाते थे और उनके मुख से लार वगैरह टपकने लगता था और वो डेथ कर जाते थे। तो आंसर है रिंडरपेस्ट इन अ कैटल डिसीज़ इन अफ्रीका। अफ्रीका में एक रिंडरपेस्ट जो है पशुओं को होने वाला रोग था। चलिए पांचवा क्वेश्चन बच्चों, नेम एनी टू कंट्रीज विच वर द पार्ट ऑफ सेंट्रल पावर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो कौन से दो देश हैं जो पहले विश्व युद्ध में सेंट्रल पावर हुआ करते थे? तो फर्स्ट है जर्मनी और सेकंड है ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। तो ये दोनों देश जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में सेंट्रल पावर हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द टू कंट्रीज विच वर द पार्ट ऑफ अलायंस इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो प्रथम विश्व युद्ध में कौन से दो देश हैं जो मित्र देश हुआ करते थे, यानी कि एक समूह में कार्य करते थे? तो फर्स्ट है ब्रिटेन एंड सेकंड है फ्रांस। फ्रांस और ब्रिटेन जो है एक मित्र देश के रूप में यानी पार्ट ऑफ अलायंस के सदस्य थे। सातवां क्वेश्चन है बच्चों, नेम द कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1944 इन न्यू हैम्पशायर इन द US। तो एक सम्मेलन हुआ था सन 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, यानी कि उसका ये नाम है। तो अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली नोन एज द यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड द फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस वाज अ गैदरिंग ऑफ द delegates from 44 nations that meet from July 1st to 22, 1944 in Bretton Woods, New Hampshire to agree upon a series of new rules for the post WWII।
तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस को ही यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 44 देशों ने भाग लिया था और यह 1 जुलाई से 22 जुलाई के बीच हुआ था सन 1944 में, और ब्रेटन वुड्स जो है न्यू हैम्पशायर शहर में हुआ था। यह जो है एक संस्था है WWI, इसके न्यू रूल के लिए यहाँ पर जो है डेलीगेट्स इकट्ठा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। 8वां क्वेश्चन है, नेम द इकोनॉमिस्ट हु सेड इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोटेड ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी। तो जब 1920 में मंदी का दौर चल रहा था तो उस समय इंडिया के गोल्ड्स जो है बेचे गए थे। तो इसको बताने वाले कौन थे? तो इसके जो बताने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे यानी अर्थशास्त्री थे, जॉन मेनार्ड किन्स ने कहा था, वाज द इकोनॉमिस्ट हु सेड द इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोटेड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। यानी ब्रिटेन के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन की जब आर्थिक मंदी से दौर से गुजर रहा था तो उसमें इंडिया के गोल्ड्स जो है एक्सपोर्ट किए गए थे, बेचे गए थे, जिससे कि ब्रिटेन की इकोनॉमी को रिकवरी मिला। 9वां क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्लट इन द US मार्केट इंक्रीज इन द 1920। किस प्रकार 1920 में US मार्केट जो है बहुत तेज़ी से गिर रहा था। तो फॉलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइजेस, जब कृषि उत्पाद के दाम घट रहे थे, एज प्राइजेस लेफ्ट एंड एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइन। तो उस समय जो कृषि की अर्थव्यवस्था थी वो तेज़ी से गिर रही थी, जिससे कि किसानों को घाटा हो रहा था। फार्मर्स ट्राई टू एक्सपेंड द प्रोडक्शन, और किसानों ने ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को बढ़ा दिया। एंड ब्रिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, और मार्केट में बहुत अधिक मात्रा में जो है प्रोडक्ट उपस्थित हो गए। मेंटेन देयर ओवरऑल इनकम, किसान सोच रहे थे कि उनकी जो ओवरऑल इनकम है अगर उसको मेंटेन करना है गिरती हुई अर्थव्यवस्था में, तो अपने प्रोडक्टों को बढ़ा करके अधिक से अधिक उत्पादों को बेचा जाए। दिस वर्सनेड द ग्लट इन द मार्केट पुशिंग डाउन प्राइजेज इवन बिफोर ट्रेवल। कितना भी दाम को गिरा के बेचने पर भी मार्केट जो है गिरता चला गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। वाई डिड ट्रेडर्स प्राइस etc ट्रेवल वास्ट डिस्टेंस इन एंशियंट टाइम। प्राचीन समय में जो ट्रैवलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं और पुजारी हैं, वो कैसे जो है लंबी से लंबी दूरियों को डिस्टेंस को तय करते थे। तो ट्रेडर्स एंड प्राइस etc ट्रेवल्ड वास्ट डिस्टेंस इन एंशियंट टाइम फॉर नॉलेज, अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट आर द एस्केप द प्रोसिक्यूशन। तो प्राचीन काल में जो ट्रैवलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, पुजारी हैं, वो लंबी से लंबी दूरियों को तय करते थे अपने ज्ञान के लिए, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मतलब है कि अपने अध्यात्म की पूर्ति करने के लिए, या फिर ये कहा जाए एस्केप द प्रोसिक्यूशंस और उत्पीड़न से बचने के लिए लोग लंबी लंबी दूरियां तय करते थे। तो प्राचीन काल में लोग ट्रैवल इसलिए करते थे, लंबी दूरियों को तय इसलिए करते थे क्योंकि 4 चीज़ों से उनको पाना था। पहला तो ज्ञान, दूसरा अवसर, तीसरा जो है स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मतलब अध्यात्म, और या तो फिर वह उत्पीड़न से बचने के लिए जो है ये सब ट्रैवल करते थे। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। When did the export of cotton decline? Then what did India export? तो जब भारत में कॉटन एक्सपोर्ट को जो है यह गिर गया, यानी कहने का मतलब है कि जब कॉटन भारत से बेचना बंद हो गया या मंदी का दौर चल रहा था, व्हेन व्हाट डिड इंडिया एक्सपोर्ट, तो इंडिया उसमें क्या एक्सपोर्ट करता था? तो इंडिया एक्सपोर्ट अ रॉ कॉटन एंड इंडिगो फॉर डाइंग क्लोथ्स। तो भारत शुरू में क्या करता था कि कॉटन यानी कपास बेचता था और इंडिगो फॉर डाइंग यानी कि नील बेचता था अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, जिससे कपड़े की रंगाई होती थी। व्हेन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन डिक्लाइन, जब कॉटन यानी कपास का एक्सपोर्ट बंद हो गया, देन इंडिया स्टार्ट टू एक्सपोर्ट ओपियम। तो इंडिया ने उस समय अफीम की खेती करके अफीम को बेचना शुरू कर दिया। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर कॉटन की जगह पर क्या, कॉटन और इंडिगो की जगह पर इंडिया ने ओपियम को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12।
12 नंबर्स, हाउ डिड द सिल्क रूट गेट इट्स नेम? तो सिल्क रूट का नाम कैसे पड़ा? बहुत आसान आंसर इसका है, द रूट्स थ्रू विच चाइनीज सिल्क कार्गोज वर सेंट टू यूरोप केम टू बी नोन एज सिल्क रूट। तो जिस रास्ते से चीन के जो सिल्क कार्गो होते थे, जो रेशम व्यापारी होते थे, जिस रास्ते से जाते थे, उसी रूट को सिल्क रूट को नाम दे दिया गया। यानी चीन से यूरोप तक जाने के लिए जिस रूट का चीन के व्यापारी, रेशम के व्यापारी जो है इस्तेमाल करते थे, उसी रूट को सिल्क रूट कहा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। हु वाज क्रिस्टोफर कोलंबस? क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस वाज द एक्सप्लोरर हु डिस्कवर्ड द वास्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका। ही टुक द सी रूट टू रीच देयर। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है अमेरिका खोज करने वाला एक्सप्लोरर और यानी खोज करता था, और उसने अमेरिका खोज किया और उसने समुद्री रास्ते से अमेरिका जाने के रास्ते को ढूंढा था। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है, वाई डिड ब्रिटेन ग्रो ओपियम इन इंडिया? ब्रिटेन ने भारत में ओपियम की खेती, अफीम खेती करने के लिए क्यों लोगों को प्रेसाइज किया? ब्रिटेन ग्रू, सबसे पहले समझ लेते हैं कि रीजन क्या है। देखिए ब्रिटेन में वहाँ पर चाय और कॉफ़ी की मांग तेज़ी से बढ़ रही थी, और इंडिया में कॉटन या उससे संबंधित जो व्यापार था वो ठप हो गया था पूरी तरह से, और चीन को चाहिए था अफीम। तो चीन को अफीम पूर्ति करने के लिए ब्रिटेन ने इंडिया के लोगों को अफीम की खेती करने के लिए उत्प्रेरित किया। तो इंडिया का जो अफीम है वह चीन को बेचा, और चीन से जो फ़ायदा हुआ, जो पैसे मिले, उससे चीन से चाय और कॉफ़ी खरीद करके ब्रिटेन ले गए, जहाँ से उनकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो की थी। चलिए इसका आंसर बनता है ब्रिटेन ग्रू ओपियम इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट टू चाइना। तो ब्रिटेन वालों ने इंडिया में अफीम की खेती करवाई और उसे चीन को बेचा, एक्सपोर्ट किया। द मनी अर्न फ्रॉम ओपियम, जो भी पैसा उन्होंने अफीम से कमाया, वाज यूज फॉर फाइनेंसिंग इट्स टी, उन्होंने उसको टी के व्यापार में या चाय के व्यापार में लगा दिया। एंड अदर इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, और अन्य वस्तुएं भी चीन से वो खरीदने लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, डिफाइन इंडेंचर लेबर। यानी आप जो है इंडेंचर लेबर को डिफाइन कीजिए। इंडेंचर लेबर को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। जो गिरमिटिया मजदूर होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं। यानी ऐसा कह सकते हैं कि जितना उन्होंने ऋण लिया है, उस ऋण की पूर्ति करने के बाद जो है गिरमिटिया जो मजदूर होते थे या फिर इंडेंचर जो लेबर होते थे, वो अपना कार्यभार छोड़ देते थे। ठीक है, यानी आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी कह सकते हैं। इंडेंचर लेबर्स रेफर्स टू बॉन्डेज लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट। आप इनको जो है एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में जान सकते हैं। द लेबर वर्क फॉर द एम्प्लॉयर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड। ये मजदूर जो हुआ करते थे वह एक निश्चित समय अवधि तक कार्य करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों। नेम द रीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम वर इंडेंचर लेबर माइग्रेट। तो वह कौन कौन से स्थान हैं, वह कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ से गिरमिटिया मजदूर या इंडेंचर लेबर को माइग्रेट किया गया था? तो रीजन ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी कमी है, वहाँ से जो गिरमिटिया मजदूर हैं या इंडेंचर लेबर्स हैं, उनको माइग्रेट किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वाज द वर्ल्ड्स मास प्रोडक्शन कार एंड हु प्रोड्यूस इट। तो विश्व में सबसे अधिक जो है कार का उत्पादन कौन करता था और वह कौन थे? तो टी मॉडल फोर्ड। उस समय जब 1920 के समय था, उसमें टी मॉडल फोर्ड बहुत तेज़ी से प्रचलित हो रहा था। टी मॉडल फोर्ड एक कार का नाम है जो इसमें 3 पहिए होते थे। प्रोड्यूस्ड बाय द हेनरी फोर्ड। तो हेनरी फोर्ड ने, उस कंपनी के जो मालिक थे वो हेनरी फोर्ड थे। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।